नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबरों ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी नईम वजाहत। अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबार की सुर्खियां बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियां बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नश्र करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल आज जो खबर वायरल हो रही है, आप देखेंगे कि एक तरफ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, यानी कुंभ मेले के मौके पर मुकद्दस पानी में डुबकी लगा रहे हैं, और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ऐसा लगता है कि उनकी पार्टी दिल्ली में डुबकी लगाने से बच गई है। हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि जो आप देखेंगे कि दिल्ली असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में जो आज रायदही हुई है, उस रायदही के बारे में कहा जा रहा है कि हवा चल रही है बीजेपी के हक में और आम आदमी पार्टी बीजेपी से पीछे है। इस तरह की इत्तलात हमारे सामने आ रही हैं और यकीन मानिए कि एग्जिट पोल्स जो आए हैं उसमें कम से कम 4 एग्जिट पोल्स ऐसे हैं जिसमें यह कहा जा रहा है कि इस मरतबा बीजेपी की हुकूमत होगी दिल्ली में और आम आदमी पार्टी को शिकस्त होगी। लेकिन अक्सर का यही कहना था और हमने भी अपने पिछले प्रोग्राम्स में आपको बताया था कि अगर हरियाणा और महाराष्ट्र में जो गेम खेला गया, जैसा कि अपोजिशन इल्जाम आयद करती है, वो गेम दिल्ली में खेला जाता है तो फिर आम आदमी पार्टी को शिकस्त और बीजेपी को कामयाबी मिलेगी। और आपको ये भी बता दें कि अब ये भी कहा जाने लगा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जो 2 उम्मीदवार वहां उतारे हैं उनमें एक उम्मीदवार कामयाब होगा, इस तरह की इत्तलात भी आ रही है। लेकिन जहां तक परसेंटेज का सवाल है, 5 बजे तक जो परसेंटेज बताया गया वो 57 था, लेकिन हमारे साथी नईम वजाहत ने बताया कि 60 से ज्यादा परसेंट की पोलिंग वहां पर हुई है। और अब देखना यह है कि उनके पास और क्या मालूमात हैं। जी देखिए रियाज साहब, आपसे जब भी हमने देखा है गुज़िश्ता 2 इंतखाबात में जब भी पोलिंग ज़्यादा हुई है आम आदमी पार्टी को फ़ायदा हुआ है जी। लेकिन पहली मर्तबा ऐसा रुझान देखने को मिल रहा है कि पोलिंग में इजाफा हुआ है। हमने वहाँ अपने जो भी हमारे रिपोर्टर्स हैं उनसे हमने बातचीत की है जी जी। तो उन्होंने बताया कि इस पोलिंग में इजाफा होने की वजह यह है कि तीनों पार्टियों ने बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस ने बढ़ चढ़ कर इंतखाबी मुहिम चलाई है और ज़्यादातर मुस्लिम इलाक़ों में पोलिंग परसेंटेज ज़्यादा देखा गया है। जी जी। बीजेपी ने बाज़ इलाक़ों में मुसलमानों की वोटिंग को रोकने की कोशिश की है और वहाँ जाकर एहतजाज करते हुए कहा कि बुर्का पोश ख़वातीन रिगिंग कर रही हैं, इस तरह का उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया और इलेक्शन कमीशन के अहदेदारों से अपील की कि ख़वातीन अमले के ज़रिए ख़वातीन के बुरखे उठा के या फिर उनका चेहरा देखा जाए, इस तरह के उन्होंने इल्ज़ाम आयद किए। जी जी जी। अब आपने कहा है कि एग्ज़िट पोल आ रहे हैं, एग्ज़िट पोल में बीजेपी को सबक़त बताई जा रही है, लेकिन ये कहना अब भी क़ब्ल अज़ वक्त होगा क्योंकि हमने हरियाणा के नताइज देखे हैं। हरियाणा में तकरीबन अगर 10 एग्ज़िट पोल आए हैं तो 8 या 9 एग्ज़िट पोल ने कांग्रेस के हक़ में फ़ैसला दिया था। जी जी जी। लेकिन बाद में हमने देखा कि क्या उलटफेर हुई पता नहीं, लेकिन वहाँ पर बीजेपी कामयाब हो गई। नहीं मुझे साहब, जो मैंने अब कहा कि 4 एग्जिट पोल्स में बीजेपी को आगे बताया गया है, लेकिन आप देखेंगे कि अब जो खबरें आ रही हैं 6 एग्जिट पोल्स में ये बताया जा रहा है कि बीजेपी को इख्तिदार मिलने वाला है और बीजेपी तकरीबन 32 to 60 सीट्स में कामयाब हो सकती है, ले सकती है, ये बता रहा है। अच्छा। जी हाँ जी हाँ। तो देखिए बीजेपी का दिल्ली में कब्जा है। जी जी। 3rd टाइम मोदी की हुकूमत, मोदी की क़यादत में मरकज़ में हुकूमत बीजेपी की क़ायम हुई है। तो बीजेपी तकरीबन मैं समझता हूँ कि 25-30 साल से दिल्ली के इक़्तिदार से दूर है, जबकि मरकज़ में बीजेपी की हुकूमत है और मुल्क का दारुल हुकूमत दिल्ली है। लेकिन पहले 15 साल शीला दीक्षित थी वहाँ पर, उसके बाद गुज़िश्ता 2 या 3 इंतखाबात में आम आदमी पार्टी का। इससे पहले बीजेपी ने भी ये इख्तिदार हासिल किया था। बीजेपी अगर इख्तिदार पर वापस होगी तो 30 साल बाद वापस होगी। जी हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ 30 साल के बाद अब बीजेपी ने अपना सारी ताकत झोंक दी वहाँ पर, जितने रिसोर्सेज इस्तेमाल कर सकते थे तमाम रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया। और ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से आपने एग्ज़िट पोल की बात की है, हम ये नहीं कह सकते कि एग्ज़िट पोल हमेशा सही होते हैं, जी जी। गलत भी होते हैं, लेकिन अक्सर सही होते हैं। जी जी जी। अक्सर सही होते हैं। अब देखना ये है कि इस पर आम आदमी पार्टी का क्या रद्दमल होता है, कांग्रेस का क्या रद्दमल होता है। अगर बीजेपी दिल्ली में इक़्तिदार बनाती है, हासिल करती है, जी जी। तो और एक स्टेट से गैर कांग्रेसी हुकूमत का खात्मा हो जाए। अच्छा, एक बताइए कि आम आदमी पार्टी के बारे में कहा जा रहा है कि 32 to 37 सीट्स हासिल कर सकती है, जबकि कांग्रेस के बारे में कहा जा रहा है कि वो 1 या 2 नशस्तों पर कामयाब हो सकती है। नहीं, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जो है मुल्क के लिए काबिल कदर और आवाम के पसंदीदा कायद है। अब प्रियंका गांधी भी उसमें जुड़ गई है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो लोकल कैडर है, लोकल कैडर मीन्स
जो रियासतों के मुकामी कायदीन है हम्म। उन पर शायद ऐसा लग रहा है कि लोगों को भरोसा कम है। हम्म। हमने देखा कि लोकसभा इंतखाबात में आवाम ने कांग्रेस पार्टी को 100 नशीस्तों पर कामयाबी दिलाई, जी जी जबकि 2 साबिक़ इंतखाबात में 50 के अंदर या 50 के आगे थी। जी। लेकिन इस मरतबा ज़बरदस्त छलांग लगाई थी। इसको राहुल गांधी का कारनामा माना जा रहा है। हाँ। लेकिन वहीं उसके बाद जो रियासतों के असम्बली के इंतखाबात हुए हैं वहाँ हमने देखा कि कांग्रेस को नुकसान हुआ है। इसकी वजह हमने जानने की कोशिश की। महाराष्ट्र था, महाराष्ट्र में जो अलायंस था, कांग्रेस इत्तेहाद अलायंस था, उसने लोकसभा इंतखाबात में शानदार कामयाबी हासिल की, जी जी। जिसको देखकर ये कहा जा रहा था कि असम्बली इंतखाबात में कांग्रेस या फिर उसके जो इत्तेहादी जमात है उसको बड़े अक्सर से कामयाबी हासिल होगी। लेकिन वहाँ पर नुकसान हुआ। और साथ ही साथ हरियाणा में हमने देखा, हरियाणा में नुकसान हुआ। जहाँ जहाँ पर असम्बली इंतखाबात हो रहे हैं वहाँ पर कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि वो अपने नुकसानात का जायज़ा लें और वजह जानने की कोशिश करें कि क्या वहाँ के कांग्रेस के मुकामी कायदीन अवाम के लिए काबिल कबूल नहीं है तो अवाम को क्यों भरोसा नहीं है, भरोसा अवाम का जीतने के लिए क्या इक़दाम करना चाहिए। इस पर कांग्रेस पार्टी अगर हिकमत अमली इख्तियार करती है तो मैं समझता हूँ कि आइंदा इंतखाबात जो होने वाले हैं, बिहार है और मैं समझता हूँ बिहार है, गुजरात है, उसके लिए वहाँ पर कुछ नया रास्ता सामने निकल के आ सकता है। अगर इसी तरह खामोशी इख्तियार की जाएगी तो मैं समझता हूँ कि गैर बीजेपी जो मुख्तलिफ रियासतों में, अब 18-19 रियासतों में बीजेपी और उसके हलीफ जमातों की हिस्सेदार है। अब ये जिस तरह से एग्जिट पोल आ रहे हैं इसमें यही बताया जा रहा है कि बीजेपी सबकत हासिल कर रही है। इस पर इंडिया अलायंस के जमातों को संजीदगी से गौर करना चाहिए, क्योंकि इत्तेहाद के लोग जो है ना, एक तरफ तो हम ये बता रहे हैं कि हम इत्तेहाद में हैं, देखा हमने कि उत्तर ना हरियाणा में इत्तेहाद हुआ, ना आपको गुजरात में इत्तेहाद हुआ, ना आपको दिल्ली में इत्तेहाद हुआ। इसका अगर इस तरह से वोट तकसीम होंगे तो यकीनन बीजेपी को फायदा होगा। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक दिल्ली का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने साउथ हिंदुत्व का यानी एक मुखट जो कहते हैं या फेस मास्क होता है वो ओढ़ लिया था या फेस मास्क लगा लिया था। लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें ऐसा महसूस होता है कि अब तक जो सर्वे आ रहे हैं, एग्जिट पोल्स जो आ रहे हैं, उसमें यही बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी अब शिकस्त खाने वाली है। लेकिन आपको ये बता दूं कि अगर इस मरतबा आम आदमी पार्टी हैट्रिक नहीं कर पाती है तो समझिए कि उसका वजूद खतरे में पड़ जाएगा। और आपने यही भी देखा कि किस तरह इंतखाबात से या रायदही से 5 दिन कबल अरविंद केजरीवाल के 7 से लेकर 8 अरकान असम्बली मुस्तफ़ी हो जाते हैं और रिज़ाइन देकर बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर लेते हैं और फिर वहीं से इसकी तबाही बर्बादी का आगाज़ होता है। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि इक़्तिदार में जो पार्टी है उसके अरकान असम्बली को तोड़ने में अगर बीजेपी कामयाब होती है तो उसके बाद जो हालात होंगे तो आम आदमी पार्टी का क्या हाल होगा। और इसका असर मैं समझता हूँ कि आम आदमी पार्टी की जो हुकूमत पंजाब में वो उस पर भी असर पड़ने वाला है और उसकी जो शाखाएं हैं या उनकी जो शाखें हैं उस पर भी असर पड़ेगा। लेकिन जहां तक कांग्रेस के बारे में नईम वजाहत ने कही है बात, वो बिल्कुल तल्ख हकीकत है कि कांग्रेस जारहाना मौक़िफ़ इख्तियार नहीं कर रही है और अपने वजूद का एहसास दिलाने में कांग्रेस कामयाब क्यों नहीं हो रही है, वो सोचने वाली बात है। देखिए, ये बात है कि अब तक हमने देखा है कि जैसा ही आम आदमी पार्टी की तश्कील दी गई थी, अरविंद केजरीवाल ने बदअमनियों के खिलाफ आवाज़ उठाई जी जी, और उस पर वो डटे भी रहे, कायम रहे। लेकिन दिल्ली शराब स्कैम में जी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, कई बीजेपी आम आदमी पार्टी के 7-8 लोगों को गिरफ्तार, सत्येंद्र जैन 7-8 गिरफ्तार किया गया। उसके बाद बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बदअमनियों के जो जिस तरह से इल्ज़ाम आयद किए हैं, इससे अवाम में एक नया रुझान पैदा हुआ जी जी कि आप बात की थी और आप कर रहे हैं क्या है। अरविंद केजरीवाल ने जैसे ही जेल से जब बाहर आए थे उन्होंने आवाम को समझाने की कोशिश की थी कि इनके खिलाफ साजिश की जा रही है, इनके पार्टी के खिलाफ साजिश की जा रही है, बीजेपी तोड़ने की कोशिश कर रही है, आज़ादाना फैसले करने की इजाज़त नहीं दे रही है। इन्होंने भी कई आवाम के सामने वादे किए, लेकिन आपको बताते चलो मैं कि उन्होंने मुसलमानों से अपने आप को दूर रखा। वो इक़्तिदार उनसे दूर होने वाला है। जी जी जी, क्योंकि उन्हें लगता था, जिस तरह से आपने बात की है कि सॉफ्ट हिंदुत्व की उन्होंने बात की है, जी हाँ, वो जलसे आम में मंदिरों के पंडितों के साथ बैठ सकते हैं, हिंदू पंडितों के साथ बैठ सकते हैं और उनके लिए माहाना 18,000 रुपये तनख्वाह का ऐलान कर सकते हैं। लेकिन जिन उम्मीदवारों, मुस्लिम उम्मीदवारों को उन्होंने टिकट दिया था,
उनके हलकों में इंतखाबी मुहिम चलाना भी अरविंद केजरीवाल ने गवारा नहीं किया, जी हाँ जी। जिससे शायद मैं समझता हूँ कि उन्हें नुकसान होगा। और कम से कम 7 सीट जहां पर मुसलमानों की अक्सरियत है, वो उन सीटों पर अरविंद केजरीवाल ने इंतखाबी मुहिम नहीं चलाई। इसलिए कहा जा रहा है कि मुसलमान भी अरविंद केजरीवाल से नाराज थे और वो कांग्रेस की तरफ मुड़े हैं। तो अब देखना यह है कि क्या तीनों पार्टियों में जो वोट तकसीम हुआ है, यानी देखेंगे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में वोट तकसीम होता है तो फिर उसका फायदा बीजेपी को पहुंचता है। लेकिन बीजेपी के बारे में यही कहा जा रहा है कि उसने अगर चाल चली है हरियाणा की और अगर उसने चाल चली है महाराष्ट्र की, तो हो सकता है कि बीजेपी कामयाब होगी। और वैसे भी पॉलिटिक्स में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हाँ, बदनामियों के बारे में कहा जा सकता है कि वो हो सकती हैं और लोगों ने साबित भी किया कि किस तरह की बदनामियां हुई हैं, यानी अरकान असेंबली को तोड़ना, उनको मुस्तफ़ी करवाना यानी रिजाइन करवाना, फिर उनको उनकी पहली पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल करना। ये बीजेपी की इसमें माहिर है, ये अच्छी तरह सब जानते हैं। जो 8 असेंबली के अरकान असेंबली की आप बात कर रहे हैं, जी जी, अरविंद केजरीवाल ने उन्हें वो टिकट नहीं दिया। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। उनकी जगह पे नए चेहरों को टिकट दिया था, जिसकी वजह से उन्होंने पार्टी से बगावत की और बीजेपी में शमूलियत अख्तियार की। जी जी, तो आपको बता दूं, जो 8 अरकान असेंबली है, जी जी, वो अपने मौजूदा अरकान असेंबली है, जी अपने हलकों में असर और रसूख रखने वाली शख्सियतें हैं। जी। अगर वो कामयाब नहीं हो सकते, पार्टी को नुकसान तो जरूर पहुंचा सकते हैं। जी जी। और नहीं वजह साहब, आप देखेंगे 70 जो असेंबली नशस्तें हैं, आम आदमी पार्टी ने अपनी पहली इनिंग्स में यानी पहली मियाद में, फिर दूसरी मियाद में बीजेपी का हाल बुरा करके रख दिया था। अब आप अंदाज कीजिए कि 70 जो नशस्तें हैं उसमें जो टारगेट है यानी जादुई अदद जो है वो 36 का है। अगर 36 नशस्तें कोई पार कर लेगा तो वो पार्टी वहाँ पर हुकूमत बनाएगी। और आपको ये भी बता दें कि जिस अंदाज में बीजेपी की हुकूमत, मरकजी हुकूमत दिल्ली को नज़रअंदाज कर रही थी, वो बहुत ही खतरनाक रहा। और आवाम हो सकता है कि उसकी वजह से भी कि कहीं ये सिंगल इंजन की सरकार है, यहाँ पर मुश्किलात होंगी, हो सकता है डबल इंजन की सरकार आए तो कुछ होगा। लेकिन एक बात ये है कि फ़िरका परस्ती जो दरिंदगी मैं समझता हूँ कि फ़िरका परस्त दिखाते हैं, उसका अगर मुजाहरा दिल्ली में करते रहेंगे बार बार, तो फिर हिंदुस्तान का नाम ज़रूर बदनाम होगा। देखिए, जब पहली मरतबा अरविंद केजरीवाल हुकूमत तश्कील दी थी, तब उन्हें मुकम्मल अक्सरियत हासिल नहीं हुई थी। जी, कांग्रेस की तायद से उन्होंने हुकूमत बनाया था। जी कांग्रेस ने बाहर से तायद करते हुकूमत में शामिल नहीं हुई, जी जी, बाहर से अरविंद केजरीवाल की तायद की थी। बीजेपी का हाल बुरा कर दिया था। लेकिन जब कुछ लोकपाल बिल के मसले पे कुछ दोनों के दरमियान नातफ़क़ी पैदा हुई, कांग्रेस ने अपनी तायद वापस ले ली, जिसकी वजह से जब इलेक्शन हुए तो भारी मेजॉरिटी से आम आदमी पार्टी ने कामयाबी हासिल की थी। उसके बाद फिर दोबारा इलेक्शन हुए, तभी भी आम आदमी पार्टी ने कामयाबी हासिल की थी। जी जी, लेकिन आवाम ने जब देखा कि 2-3 मरतबा अरविंद केजरीवाल को कामयाब बनाया, तो मैं समझता हूँ कि लंबे अरसे तक जब कोई हुकूमत होती है तो उसके खिलाफ मुखालिफ अवामी लहर चलना एक आम बात है। जी जी। और उसका बीजेपी ने पूरा फ़ायदा उठाया है। एग्जिट पोल से इसका अंदाज़ा होता है। बिल्कुल आपने सही कहा। बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर की जानिब चलते हैं। उस खबर का ताल्लुक आपको बता दूं कि ट्रंप से है। ट्रंप, आपका अंदाज़ा कीजिए किस तरह की अजीब गरीब बातें करते हैं। और उन्होंने अपने ख़ास दोस्त यानी इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू से आज मुलाकात की। मुलाकात के बाद आपने देखा कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब किया, यानी चुनिंदा जो रिपोर्टर्स थे उनसे बात की और ये कह दिया कि अमेरिका गज़ा पर कब्ज़ा करेगा, गज़ा को अपने कब्ज़े में लेगा और फिर वहाँ पर तामीर नौ करेगा और वहाँ के हालात सुधारेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब अमेरिका को अफ़गानिस्तान से सबक नहीं मिला, इबरत नहीं मिली है, जहाँ अमेरिका ज़लील ख़ार होकर निकला। और आप देखेंगे किस बेबसी से फ़रार होना पड़ा अमेरिका को। और अमेरिका अब अपने हालात को सुधारने के बजाय अगर फ़लस्तीन के मसले पे मुदाखलत करेगा तो फिर उसे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ तक हमास का सवाल है, और आपने देखा कि हालिया अरसे के दौरान अमेरिका के जो हथियार थे, अमेरिका की जो माली इमदाद थी, उसके बावजूद इसराइल को और अमेरिका को घुटने टेकने पड़े थे। और आज ये कह रहे हैं नेतन्याहू कि इसराइल की जीत अमेरिका की जीत है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमास के क़यादत को ख़त्म करने के बावजूद इसराइल को नाकामी का शिकस्त करना पड़ा, इसराइल को घुटने टेकना पड़ा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका ने घुटने टेक दिए हैं। लेकिन ट्रंप जिस अंदाज में कह रहे हैं कि हम गज़ा को अपने कब्जे में लेंगे, उसे अपनी मिल्कियत में शामिल करेंगे, तो फिर ये दुनिया में एक इंटरनेशनल पुलिसमैन का किरदार अदा करने वाले ट्रंप कौन होते हैं, ये सवाल पैदा हो रहा है। और वैसे भी आप देखेंगे कि ट्रंप धमकियां बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। अब आप कनाडा को धमकियां दे रहे हैं, मेक्सिको को धमकियां दे रहे हैं, यहाँ तक कि आप अब गज़ा की बड़ी बारी आ गई है ऐसा लगता है। लेकिन याद रखिए, ट्रंप के लिए ये बहुत ही खतरनाक यानी एक
ये मौका या हथियार साबित होगा और ट्रंप को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। उनका ये कहना है कि जो बम नहीं फटे हैं हम उसे साफ करेंगे, जो हथियार नहीं फटे हैं उसे हम साफ करेंगे। आपने सबसे ज़्यादा हथियार इसराइल को दिए हैं, 80,000 टन बम बरसाए गए हैं। शर्म की बात है, इंसानियत को बार बार कत्ल किया गया है। उसके बावजूद अब ऐसा लगता है कि ट्रंप अपने दो दोस्त हैं नेतन्याहू, उनके अज़ाइम की तकमील करना चाहते हैं। देखिए रियाज साहब, आपने जिस तरह से बात की है कि इसराइल के प्रेसिडेंट और अमेरिका के प्रेसिडेंट के जी, दरमियान वज़ीर आज़म जो इसराइल है, हाँ, जी, उनसे मुलाकात हुई है। आपने ये कहा कि वो गजा पर कब्जा जी करना हाँ, बिल्कुल बोल दिए हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यूएनओ क्या कर रहा है, जी नहीं, वो तो बिल्कुल मफलूज की सिक्योरिटी तरह हो गया। काउंसिल क्या कर रहा है, वो भी मफलूज हो गए, तो मैं समझता पैरालाइज्ड। हूँ कि फिर ये रह के क्या फायदा है, जी जी, उसको खत्म कर देना चाहिए। नहीं मैं समझता हूँ, देखिए नहीं वजह साहब, अक़वाम मुत्तहिदा हो या फिर सिक्योरिटी काउंसिल, उसकी जो सलामती काउंसिल की आप बात कर रहे हैं वो हो, आप सवाल ये पैदा होता है कि 57 इस्लामी ममालिक क्या कर रहे हैं, ट्रंप इस तरह की बातें कर रहे हैं। जी देखिए, मैं समझता हूँ कि तमाम मुस्लिम ममालिक को अपनी अपनी पड़ी है। जी जी, सब मैं समझता हूँ कि कर्ज़ों में या फिर कुछ रियायतों में इतना झुक गए हैं कि उन्हें अब अपना सर उठाने की जी जी, ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है और अमेरिका के हर फैसले को कबूल कर रहे हैं। अमेरिका आलमी दादागिरी कर रहा है। नहीं भैया, अगर अमेरिका को इतना ही इसराइलियों से आपने प्यार है, दो तीन ममालिक का नाम लिया है, जी जी जी, उसके बावजूद यूएनओ की खामोशी इस बात का इशारा देती है कि अमेरिका जो कर रहा है वो हक बचाने पे हम उसके साथ हैं। जी जी। लेकिन आप देखेंगे कि अगर ये इसराइल से अमेरिका को इतना ही प्यार है तो पूरे इसराइलियों को वहाँ पर बसा लें, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा में जो इसराइल फ़लस्तीन के नुमाइंदे हैं रियाज, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि अगर ट्रंप को बहुत ज़्यादा प्यार है तो फिर तमाम इसराइली जो हैं उन्हें अमेरिका मुंतकिल कर दें। आपने क्या कहा कि तमाम इसराइल को अमेरिका मुंतकिल? जी हाँ, उन्होंने कहा है फ़लस्तीन। लेकिन आप ये देखेंगे कि ट्रंप वो करेंगे, दुनिया के जितने मुखालिफ ममालिक में इसराइली रहते हैं या फिर उनका जो कौम रहती है उन्हें वहाँ पर ले जा सकते हैं। जी जी, ये काम कर सकते हैं। जी जी जी, ज़रूर। लेकिन अफसोस की बात यह है, अब आप अंदाज़ा कीजिए कि 70,000 के करीब फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं और आपको बता दूं 80,000 टन बम बरसाए गए हैं वहाँ पर। हद तो यह है कि सारा गजा कब्रिस्तान में तब्दील हो गया है और अभी ये कहा जा रहा है कि 14,000 फ़लस्तीनी शोहदा की लाशें मलबे में दबी हुई हैं। ट्रंप को इसका बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन मैं समझता हूँ कि मुसलमानों की कौन सुनता है। जी जी, सारी दुनिया में मुसलमान निशाना बने हैं। अरे माशाल्लाह से आपके पास वो कुदरती वसाइल है, 57 ममालिक हैं, आप झुका सकते हैं इस्लामिक ब्लॉक के जरिए। आप ये बताइए कि किस मुल्क, मुस्लिम मुल्क ने फ़लस्तीन पर जो इसराइल के हमले हुए थे, बेकसूर लोगों को मारा गया था, किसने आवाज़ उठाई? जब किसने आवाज़ ही नहीं उठाई है तो फिर आप क्यों उनकी गिनती कर रहे हैं जिंदे लोगों में? जी 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 जी, ये बात भी है। लेकिन आप देखेंगे कि एक दो मुल्क है जिन्होंने उस के खिलाफ आवाज़ भी उठाई है, उसके खिलाफ हमले भी किए। आपने बताया कि 57 मुस्लिम ममालिक है, जब 57 मुस्लिम ममालिक है तो क्या एक दो ही मर्द है? जी जी, ये भी सोचना चाहिए, बिल्कुल सोचना चाहिए। वैसे भी नाज़रीन, बहुत अफसोस की बात यह है कि ट्रंप कहते हैं कि हम गजा को अपने कब्जे में ले लेंगे, ऐसे जैसे कि उनकी कोई रियासत हो। और आप देखेंगे कि उन्होंने कनाडा को भी कहा कि हम कनाडा को अमेरिका की 51वीं रियासत बनाएंगे। अरे क्या है भाई, ये मजाक है क्या है? तो इसलिए मैंने सवाल किया था कि यूएनओ क्या कर रहा है? यूएनओ बिल्कुल मफलूज हो गया सब और यूएनओ का वजूद बाकी नहीं रहा। मैं समझता हूँ कि उसे तहलील कर देना चाहिए। आलमी अदालत क्या कर? जी जी, आलमी अदालत क्या कर सकेगी? अमेरिका जो कहेगा वो आलमी अदालत कहेगी। तो फिर आप समझ लीजिए कुछ खोने वाला नहीं है, फिर खत्म, फैसला हो चुका है। अवाम उठ सकते हैं, अवाम खड़े हो सकते हैं। कहाँ के अवाम खड़े होंगे? खुद अमेरिका के अवाम खड़े हो सकते हैं साहब। देखिए, जब अपने लोग आपके साथ खड़े नहीं होंगे तो अमेरिका के लोग आपके साथ क्यों खड़े होंगे? इसके बारे में क्यों गलतफहमी पा रहे हैं? नहीं, उसके बावजूद भी खड़े हुए हैं वो माशाल्लाह से। आप देखेंगे कि दुनिया भर में इसराइलियों ने जो फ़लस्तीनियों पर जुल्म ढाए हैं उसके खिलाफ आवाम ने आवाज़ उठाई, हुकूमतों ने नहीं। देखिए, मैं जानता हूँ अगर आवाम ने आवाज़ उठाई है तो उसका कोई मुस्बित नताइज बरामद हुए हैं। अब ये जंगबंदी हुई हो सकता है उसी के डर से बनी हो, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जंगबंदी नाकाम हो जाएगी, खुद ट्रंप ने कह दिया है। जी जी, बहरहाल नाज़रीन, आपको अब हम ये जो गम की खबरें हैं उसको उससे हटा कर ले जाते हैं क्रिकेट की तरफ और आपको बताते हैं कि क्रिकेट में क्या हो रहा है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं किस तरह इंटरनेशनल लेवल पर यानी आलमी सतह पर चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद अमल में आने वाला है और इसकी जो मेज़बानी है आपको बता दूं कि पाकिस्तान कर रहा है और मुत्तहिदा अरब इमारात में की जा रही है। कहने का मतलब ये है कि सब रुकिए, जी जी, सिर्फ हिंदुस्तान के जो मैचेस है वो दुबई में हो रहे हैं, बाकी जो भी मैचेस है वो 10 मैचेस पाकिस्तान में हो रहे हैं। और वैसे भी आप देखें मेज़बानी जो है और जो मेज़बान बनता है उसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और मुत्तहिदा अरब अमारात में जो 4 मैचेस खेले जा रहे हैं उसके बारे में आपको सोचकर बहुत ज़्यादा हैरत होगी कि आखिर क्या पैसा है जो क्रिकेट पर लोग लुटा रहे हैं। मिसाल के तौर पर आपको बता दूं कि दुबई में जितने मैचेस खेले जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको 4 मैचेस की बात कही है, तो उसके सिलसिले में आपको ये बताना ज़रूरी है कि 88.55
मिलियन दरहम के टिकट फरोख्त हो चुके हैं जुमला। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे 23 फरवरी को हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच होगा और आप अंदाजा कर सकते हैं कि हमेशा वहां जो मैच खेला जाता है बहुत ज़्यादा दिलचस्प होता है और बहुत टेंस होता है, लोग परेशान रहते हैं कि कौन जीतेगा। तो उस मैच के जो टिकट फरोख्त हुए हैं आपको अंदाजा होगा 45.6 मिलियन दरहम में फरोख्त हुए हैं। देखिए ICC चैंपियनशिप जो हो रही है जी जी, वो हर मुल्क के लिए एक एजाज़ होता है। इस मरतबा वो पाकिस्तान के हिस्से में आया है। जी हाँ। लेकिन इब्तिदा से हिंदुस्तान का जो तनाज़ा था कि वो पाकिस्तान में जाके नहीं खेलेंगे, हुकूमत हिंद ने इंडियन टीम को पाकिस्तान जाने की इजाज़त नहीं दी थी। ये बताया गया था कि पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो हमारे हिंदुस्तानियों पर हमले कर रही है या फिर यहाँ पर फसादात करा रही है या पर फिर ये कह सकते हैं कि दहशतगर्दाना हमले करा रही है। इसके जवाब में हम वहाँ पर मुकाबला खेलने, क्रिकेट खेलने नहीं जाएंगे। तो अच्छा। बाद में एक हाइब्रिड लेवल में खेलने का एक फैसला हुआ है। जी जी, हिंदुस्तान अपने मैचेस दुबई में खेलेगा, जी जी, पाकिस्तान भी दुबई जाके खेलेगा हिंदुस्तान से। जी जी, उसके बाद ये फैसला हुआ है कि मैचेस मैं समझता हूँ कि 17 या 19 फरवरी से इसका आगाज हो रहा है। जी जी, 19 फरवरी से और आगाज हो जब रहा है। हिंदुस्तान और जी। पाकिस्तान का जब भी मैच होता 23 है फरवरी को होगा ये। तो ये जंग जैसा माहौल होता है बिल्कुल बिल्कुल। और लोग बड़े जोश व खरोश से ये मैचेस देखते लेकिन हैं। मैं समझता हूँ क्रिकेट को क्रिकेट की तरह खेलना चाहिए। ताहम नहीं, मेरा मतलब था वो। हाँ, समझ गया जी। लेकिन हालात बता रहा हूँ मैं, कितना टेंशन होता है, कितना टेंस हो जाते हैं लोग इधर उधर, दोनों सरहद के उस तरफ और इस तरफ। तो बहरहाल मोहब्बत रियाज साहब ये बता देखोगे, जब हिंदुस्तान में वर्ल्ड कप हुआ था पाकिस्तान टीम हिंदुस्तान आई थी। बिल्कुल सही है आपने। गुजरात में खेले वो जी, हैदराबाद में खेले उन्होंने। जी हाँ। तो बहरहाल खेल को खेल की तरह देखना चाहिए। वैसे भी नेमो साहब आप देखेंगे कि 500 दरहम से लेकर 2500 दरहम तक टिकट फरोख्त किए गए हैं। यहाँ तक कि 125 दरहम में कम से कम जो टिकट शुरू हुआ है 125 दरहम में भी है। तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हिंदुस्तान पाकिस्तान के मैच की अहमियत ऐसी होती है जी जी जी, कि लोग न सिर्फ स्टेडियम पर जाके देखते हैं, करोड़ों की तादाद में टीवी पे मैच देखते हैं। आप देख लीजिए, करोड़ों की तादाद में देखते हैं। बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर की जानिब चलते हैं। जब पाकिस्तान का जिक्र करते हैं तो आप समझिए, अब राखी सावंत पाकिस्तान जाती हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है और कई माहिरीन ने जो कार्रवाई क्यों होनी चाहिए? नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, खबर आप आगे बताऊंगा तो आपको महसूस होगा कि क्यों होनी चाहिए। तो कई माहिरीन नुजूमी जो हैं, माहिरीन नुजूम हैं, वो पाकिस्तानी इसको इंटरव्यू देते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। एक 24 साल एक लड़का है उत्तर प्रदेश का, मिर्ज़ापुर के एक इलाके में रहता है और आपको बता दूं कि उस लड़के ने पाकिस्तान के एक आलिम दीन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा से वीडियो कॉल किया, उनसे बात की और कहा कि संभल की जामे मस्जिद की शहादत या उसे के शहादत नहीं बल्कि सर्वे के दौरान जब मुसलमानों ने एहतजाज किया, पुलिस से तसादुम हो गया और उस तसादुम में जो नौजवान मारे गए हैं, जो फौत हुए हैं, क्या वो शहीद हैं? वो ये सवाल उस नौजवान ने किया। और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने, जो पाकिस्तान के खुद मुतनाज़ा आलिम हैं, उन्होंने कहा कि बिल्कुल वो शहीद है, लेकिन आपको इस तरह पुलिस से लड़ने झगड़ने की बजाय आपको पुलिस से, हिंदुस्तानी पुलिस से या फिर अदालतों से मदद लेनी चाहिए ताकि कोई मसला पैदा ना हो, अमन व अमान का। उन्होंने ये बात कही। अब जैसे ही ये बात कही, अब ये वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद आप देखेंगे कि फ़िरका परस्त दरिंदों ने एहतजाज शुरू कर दिया और कहा कि उस नौजवान को गिरफ्तार करो, उसने हिंदुस्तान की इमेज ख़राब की है। पुलिस ने भी ये तस्लीम कर लिया कि नौजवान की पाकिस्तानी आलिम से बातचीत के नतीजे में इमेज ख़राब हुई है। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि उस नौजवान को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल मुंतकिल कर दिया गया है। अब आप बताइए नहीं मजा साहब, ये कैसे? साहब ये बताइए, जिस नौजवान ने ये गलती की है, या मैं तो गलती बोलूंगा, क्या हिंदुस्तान में आलिम दीन नहीं है मुसलमान? जी हाँ, बहुत है। क्या उनसे सवाल नहीं किया जा सकता? जी, क्या ज़रूरत थी कि आप जो सिंबल मस्जिद का मसला है, मुतनाज़ा मसला है, कई लोग शहीद हुए हैं, कर्फ्यू का जैसा माहौल पैदा हो गया था वहाँ पर, कई लोग गिरफ्तार हुए हैं, ऐसे मसले पर हम देखते हैं कि पाकिस्तान से हिंदुस्तान के ताल्लुकात ठीक नहीं है। ऐसे मौके पर आप ये बात करते हैं और फिर उन्हें शहीद है क्या, ये सवाल करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या जब जो नौजवान को हिंदुस्तान में कोई आलिम दीन नज़र नहीं आए? जी, बात तो सही कहा है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक उलमा का सवाल है, आप अंदाज़ा कीजिए कि हिंदुस्तान में एक से एक मायानाज़ आलिम दीन है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि मौलाना तारिक जमील से सुलह व मशवरे के बाद आप देखेंगे कि एक मॉडल ने यानी मुफ्ती अनस से शादी की, क्या उसके खिलाफ भी कार्रवाई? देखिए, एक बात बताऊँ,
कितनी शर्म की बात है। सवालात में भी फर्क है। हाँ। आपने देखा कि जी। वहां पर मुतनाज़ा इश्यूज को उठाया गया। नहीं, मुझे समझता हूँ कि बच्चा वो पढ़ा लिखा नहीं था, नादान था और ये भोला भाला था, हो सकता है कि ठीक है, क्या चलो बातचीत हो गई, आपकी वीडियो हाँ। कॉल हो गई, तो हाँ। उसको सोशल मीडिया में कौन वायरल करे? जी हाँ, ये भी वो भी गलती है ना। जी हाँ, जी हाँ। आप क्यों जानबूझकर, आपको मालूम उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का अरसे है तंग किया जा रहा है, उसके बावजूद इस तरह से हरकतें करते हुए आप फिरका परस्तों को आपके खिलाफ माहौल पैदा करने का मौका फराहम कर रहे हैं, और उनके एहतजाज के बाद पुलिस केसेस दर्ज कर रही है। जी 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 जी। बहरहाल नाज़रीन, इस तरह के वाक़यात तो पेश आते हैं, लेकिन एक खबर सुनाते हैं, हम अपना प्रोग्राम अख्ताम को पहुंचाते हैं। 3 मार मल्लना, उनके खिलाफ आपको बता दूं कि कांग्रेस ने नोटिस दे दी है, शोकॉज नोटिस, और हो सकता है कि वो बताएंगे कि आखिर बीसी रिपोर्ट उन्होंने क्यों फाड़ी। बहरहाल इस खबर के बारे में हम आपको कल तफसील से बताएंगे। वक्त हो चला है, तो बहरहाल इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी नईम मुजाहिद को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।